Hello students, in this video we are going to discuss about the Ohm's law। सबसे पहले हम लोग Ohm's law को जानेंगे। उसके बाद हम लोग Ohm's law को एक एनिमेशन की हेल्प से समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में क्या रिलेशन है उसको भी देखेंगे। एंड लास्ट में हम लोग ओम्स लॉ को वर्चुअल लैब या फिर ये कहे तो एनिमेशन की हेल्प से वेरीफाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओम्स लॉ देखिए। ओम्स लॉ इलेक्ट्रिकल सर्किट का सबसे बेसिक लॉ है। ओम्स लॉ एक्चुअली क्या करता है कि वोल्टेज, करंट एंड रेसिस्टेंस, ये तीन जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसको आपस में रिलेट करता है। वोल्टेज, करंट एंड रेसिस्टेंस, इन तीनों को आपस में रिलेट करता है ओम्स लॉ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। ओम्स लॉ states that the voltage V across a resistor is directly proportional to the current I flowing through the resistor। that means कि सपोज कि एक यहाँ पे एक रसिस्टर लगा हुआ है। अब हम इसके अक्रॉस एक वोल्टेज अप्लाई कर दें, या फिर यूँ कहें तो इसके अक्रॉस हम एक वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर दें। तो जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि इस रसिस्टर के थ्रू एक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा, रसिस्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा, वो एज पर द ओम्स लॉ वो इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स कि वोल्टेज अक्रॉस दिस रसिस्टर विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द रसिस्टर। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब कि ये जो रसिस्टर है इसके थ्रू जो करंट का फ्लो होगा और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा। अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा V इक्वल टू आई आर। अब इस इक्वेशन को देखिए, V इक्वल टू आई आर, इसमें R जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको हम लोग कहते हैं रसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। इसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। अब इस फॉर्मूले को देखिए ध्यान से। यहाँ पे आपको तीन क्वांटिटी है, एक है वोल्टेज, दूसरा है करंट और तीसरा है रेसिस्टेंस। अब इन तीनों में से कोई भी दो दिया हो, सपोज कि वोल्टेज एंड करंट दिया तो हम लोग रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वोल्टेज दिया हो और रेसिस्टेंस दिया तो करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर वोल्टेज एंड करंट दिया हो तो रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ये जो तीनों फंडामेंटल क्वान्टिटी है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, उसको ओम्स लॉ आपस में रिलेट कर देता है। ठीक है, अब देखते हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है। The resistance R of an element denotes its ability to resist the flow of electric current and it is measured in ohms। देखिए रेसिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप किसी सर्किट में कोई वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं या करंट सोर्स लगा देते हैं तो उससे हम लोग जानते हैं कि करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो जो करंट का फ्लो स्टार्ट होता है उस रसिस्टर के थ्रू, तो ये जो रसिस्टर है वो उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रसिस्ट करता है। ये नहीं चाहता है कि इसके थ्रू करंट का फ्लो हो। तो ये जो इसका प्रॉपर्टी है कि टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट डिनोट्स इट्स एबिलिटी टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप इसको ऐसे समझिए कि ये जो रेसिस्टेंस है ये नहीं चाहता कि हमारे अंदर से करंट का फ्लो हो। ठीक है, तो ये नहीं चाहता कि हमारे अंदर से करंट का फ्लो हो, ये जो एलिमेंट है वो नहीं चाहता। इसका मतलब क्या है कि ये करंट के फ्लो को अपोज करेगा, और ये जो अपोज करने का प्रॉपर्टी है इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। अब हम लोग वर्चुअल लैब की हेल्प से ये जो वी आई एंड आर के बीच का रिलेशन है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्चुअल लैब की हेल्प से। देखिए यहाँ पे हम लोग वोल्टेज, करंट एंड रेसिस्टेंस के बीच का जो रिलेशन है, दैट मीन्स कि देखिए V इक्वल टू आई आर। अब इस इक्वेशन से आपको पता होगा कि अगर इस इक्वेशन में हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि जो रेसिस्टेंस होता है किसी भी एलिमेंट का वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर के साथ ये बढ़ भी सकता है, बट हम लोग जनरली इसको एक कांस्टेंट के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट इंक्रीज करना चाहिए, और अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट जो है वो कम होगा। तो चलिए देखिए, अभी इनिशियली इस सर्किट में देखिए कि यहाँ पे हमारा एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जिसका कि ईएमएफ है 0.1 वोल्ट, और यहाँ पे एक रेसिस्टर है उसका वैल्यू क्या है 10 ओम, और जो अभी करंट का फ्लो हो रहा है वो है 10 मिली एम्पियर। अब हम इसमें सबसे पहले वोल्टेज को बढ़ा के देखते हैं कि करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बाद हम लोग रेसिस्टेंस को बढ़ा के देखेंगे कि उससे करंट और वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है,
तो अभी आप लोग इस पे ध्यान दीजिए कि वोल्टेज 0.1 वोल्ट है और करंट जो है वो 10 मिली एम्पियर है। अब हम इसको बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये करंट का शेप बढ़ता जाएगा और यहाँ पे करंट का जो अमाउंट है वो भी बढ़ता जाएगा। पहले 10 मिली एम्पियर था, अब 40 मिली एम्पियर हो गया। देखिए जैसे जैसे मैं बढ़ाते रहूँगा आप ध्यान से देखते जाइए। देखिए जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, वोल्टेज 0.7 हुआ तो करंट यहाँ पे 70 मिली एम्पियर हो गया। इसको थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ। वोल्टेज 1 वोल्ट हो गया तो यहाँ पे जो करंट है वो 100 मिली एम्पियर हो गया। यहाँ पे वोल्टेज 1.3 वोल्ट हो गया तो करंट हो गया 130 मिली एम्पियर। तो इसी टाइप से अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी क्या है बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। और अभी हमारा रेसिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। अब एक नेक्स्ट केस लेते हैं जबकि वोल्टेज को कांस्टेंट कर देते हैं और रेसिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे। मैं वोल्टेज को 1 वोल्ट पे कांस्टेंट कर देता हूँ। ओके, अब हम रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे। तो देखिए इस इक्वेशन से आप देखिए कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो अगर यहाँ से आप I इक्वल टू देखिएगा तो I इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर। आई इक्वल टू V बाई आर। दैट मीन्स कि अगर हम रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो देखिए अभी इनिशियली हमारा वोल्टेज है 1 वोल्ट एंड रेसिस्टेंस जो है वो है 10 ओम और करंट हो रहा है 100 मिली एम्पियर का फ्लो। अब हम रेसिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो करंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं करंट कम होता है कि नहीं होता है। देखिए जैसे ही हम यहाँ पे 32 ओम का रेसिस्टेंस कर देते हैं तो हमारा जो करंट है वो घट के आ गया 31.3 मिली एम्पियर। फिर से इसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं। देखिए अब हमारा रेसिस्टेंस हो गया 61 ओम तो यहाँ पे करंट हमारा हो गया 16.4 मिली एम्पियर। इस रेसिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। देखिए 126 ओम, यहाँ पर रेसिस्टेंस हो गया है 126 ओम और करंट कितना हो गया 7.9 मिली एम्पियर। रेसिस्टेंस को और भी हम बढ़ाएंगे। यहाँ पर रेसिस्टेंस हो गया 224 ओम तो करंट हमारा कितना हो गया 4.5 मिली एम्पियर। इसी टाइप से अगर हम रेसिस्टेंस को बढ़ाते जाएं तो आप यहाँ पे देखिए कि जब रेसिस्टेंस हो गया 328 ओम तो यहाँ पे करंट हो गया 3 मिली एम्पियर। इसी टाइप से अगर हम इसको जितना बढ़ाते जाएंगे रेसिस्टेंस को तो आप ध्यान से देखिए जो करंट का वैल्यू है वो क्या है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। जितना ज़्यादा हम रेसिस्टेंस को बढ़ाते जाए तो हमारा करंट क्या होगा, कम होते चला जाएगा, कम होते चला जाएगा। तो इस टाइप से आप सबसे पहले तो ओम्स लॉ से एक बात आपको क्लियर हो चुका है कि जो हम लोग लिखते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर, तो इसमें अगर हम सबसे पहले केस में रेसिस्टेंस को कांस्टेंट कर देते हैं तो जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी बढ़ते जाएगा। और सेकंड केस में अगर हम वोल्टेज को कांस्टेंट कर दें और रेसिस्टेंस को चेंज करते जाएं तो करंट क्या होगा कि वो वेरी करेगा और रेसिस्टेंस को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे तो करंट हमारा उतना ज़्यादा कम होते चला जाएगा। चलिए ये तो हो गया ओम्स लॉ का फंडामेंटल। अब हम लोग देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट की किसी सर्किट में फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो करंट के फ्लो ऑफ डायरेक्शन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसमें हम लोग पहले देखेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन और देन देखेंगे हम लोग कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन का। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि एक वोल्टेज सोर्स ले रहे हैं एंड एक रसिस्टर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स हो गया और एक रसिस्टर हो गया। ये जो वोल्टेज सोर्स है वो 9 वोल्ट का है एंड ये जो रसिस्टर है उसका रसिस्टेंस जो है वो 10 ओम है। अब इस सर्किट में हमें करंट का फ्लो कराना है तो सर्किट में करंट का फ्लो कराने के लिए क्या होना चाहिए, ये सर्किट क्लोज होना चाहिए। तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों एलिमेंट के टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे एक कनेक्टिंग वायर लेते हैं, इससे दोनों को पहले टर्मिनल को कनेक्ट कर दे रहे हैं एंड सेकेंड वायर लेंगे, उससे क्या करेंगे इसके दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए जैसे ही हम इस सर्किट को क्लोज करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए एक करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। अभी जो ये जो है वो शो कर रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या माइनस, आप देख सकते हैं नीले कलर के अंदर ऐसा माइनस का साइन बना हुआ है तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। अभी आप गौर से देखिए तो जो फ्लो ऑफ करंट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, यहाँ पे देखिए निगेटिव टर्मिनल है, इधर से स्टार्ट हुआ ऐसे स्टार्ट होकर और ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो हो रहा है। और वैसे अगर आप देखिएगा तो एक टाइप से ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अभी फ्लो हो रहा है। अब जैसे ही हम इसको कन्वेंशनल करंट की ओर करेंगे तो क्या होगा कि ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए जो हम लोग बुक में या ऐसा एज्यूम करते हैं कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, वो हम लोग मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन पे
के फ्लो में। जबकि एक्चुअल में क्या है कि पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो होता नहीं है, एक्चुअल में फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो दोनों है एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो अभी मैं आपको इसको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कि ये क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसे कहें तो माइनस से प्लस की ओर फ्लो हो रहा है। अब हम इसको चेंज करके कन्वेंशनल करंट की ओर ले जाते हैं। अब देखिए जैसे ही हमने इसको चेंज करके कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन में ले गया, तो क्या हुआ कि करंट का डायरेक्शन वो चेंज होके एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो गया, या ऐसे देखिएगा आप तो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। तो इस टाइप से आप यहाँ से ये चीज़ देख सकते हैं कि जो करंट के फ्लो का डायरेक्शन होता है वो और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग एक ओम्स लॉ को थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। तो अभी तक ओम्स लॉ में हम लोग को पता है ये क्या होता है कि V इज इक्वल टू आई आर और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है वो है 9 वोल्ट का, और यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है वो है 10 ओम का। तो इस हिसाब से अगर हम इस सर्किट में करंट को कैलकुलेट करें तो करंट हमारा कितना आना चाहिए, 9/10, 9/10 दैट मीन्स कि 0.9 मिली एम्पियर। तो अगर ओम्स लॉ को हमें वेरीफाई करना है या ओम्स लॉ सही है, तो उसके लिए इस सर्किट में करंट का कितना फ्लो होना चाहिए, 0.9 एम्पियर। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम एक एमीटर का हेल्प लेंगे और इस एमीटर को इस सर्किट में कनेक्ट करेंगे। अगर एमीटर का रीडिंग 0.9 एम्पियर आ जाता है तो ओम्स लॉ सही है, ये वेरीफाई होगा। और अगर नहीं आता है दैट मीन्स कि हमारा कुछ फॉल्ट है। तो चलिए इसमें सर्किट में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक एमीटर को कनेक्ट करेंगे। तो एक एमीटर यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, इसको इससे कनेक्ट करते हैं। अब देखिए जैसे ही हम एमीटर को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ जो एमीटर का रीडिंग है वो कितना है, 0.9 एम्पियर। और थ्योरेटिकली जब हम कैलकुलेट किए थे करंट का वैल्यू तो वो भी कितना आया था, 0.9 एम्पियर, क्योंकि वोल्टेज है 9 वोल्ट एंड रजिस्टर है 10 ओम का लगा हुआ, तो 9/10 0.9 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू है करंट का और प्रैक्टिकल वैल्यू आ रहा है करंट का, वो दोनों सेम है। दैट मीन्स कि ओम्स लॉ यहाँ से वेरीफाई हो जाता है। अब ओम्स लॉ को एक और तरीका से मैं वेरीफाई करके आपको दिखा देता हूँ कि वोल्टेज अक्रॉस है रजिस्टर के लिए। तो सबसे पहले मैं इस सर्किट को थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ। मैं इस सर्किट में एक और रजिस्टर को ऐड करता हूँ, ठीक है। देखिए अब इस सर्किट में दो दो रजिस्टर ऐड हो चुका है, ठीक है। अब सर्किट में अभी जो करंट का फ्लो हो रहा है वो 0.45 एम्पियर, और ये जो रजिस्टर है उसका वैल्यू है 10 ओम। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, V इक्वल टू आई आर। तो आई है 0.45, आई कितना है 0.45 एंड आर कितना है 10। दैट मीन्स इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्ट V इक्वल टू हो जाएगा 4.5 वोल्ट। तो अगर इस रजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज 4.5 आता है तो इसका मतलब ओम्स लॉ सही है, और अगर नहीं आता है तो ओम्स लॉ गलत है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे कि इस रजिस्टर के अक्रॉस हम लोग एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि ये वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना आता है। अगर इस वोल्ट मीटर का रीडिंग 4.5 वोल्ट आ जाता है तो हमारा ओम्स लॉ वेरीफाई हो जाएगा, और अगर नहीं आता है दैट मीन्स कि कुछ फॉल्ट है। तो चलिए इसको एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल लेंगे, इस रजिस्टर के इधर लगा देंगे, दूसरा टर्मिनल इसके दूसरे टर्मिनल की। देखिए जब हम एक वोल्ट मीटर लगा के इसके अक्रॉस का रीडिंग देखते हैं, इस रजिस्टर के अक्रॉस का रीडिंग, तो हमें जो वोल्टेज मिलता है वो 4.5 वोल्ट मिल रहा है। दैट मीन्स कि जो हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू है और जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो दोनों सेम है। ये दोनों सेम है, दैट मीन्स कि हमारा ओम्स लॉ यहाँ से वेरीफाई हो जाता है। तो इस टाइप से हम लोग ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं।